साल था 2127। मानव इतिहास अपनी प्रगति के ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जहां पृथ्वी अब इंसान के लिए अकेला घर नहीं रही थी। मानव सभ्यता अब मंगल ग्रह पर बसने की योजनाएं बना रही थी और आए दिन चांद और आसपास के छोटे मोटे ग्रहों पर अपने वैज्ञानिक और रिसर्च टीमें भेजना एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी थी। इंसान को लगने लगा था कि अब ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो उन्हें हैरान कर सके। लेकिन इसी आत्मविश्वास के बीच मानव जाति का सामना एक ऐसे ग्रह से हुआ जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों की गणनाओं को एक ही झटके में हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की नींद उड़ा दी। इसी तेजी से बदलती दुनिया में एक दिन पृथ्वी के सबसे भरोसेमंद और प्रसिद्ध यूनिवर्सल स्पेस सेंटर के डीप स्पेस रेडार पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। रेडार स्क्रीन पर एक दूरस्थ ग्रह के ऊपर आसमान में अजीब तरह की चमकती हुई संरचनाएं दिखाई दे रही थी, मानो कोई चीज सूर्य की रोशनी को असामान्य ढंग से परावर्तित कर रही हो। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा शायद कोई दुर्लभ खनिज या गैसीय परत होगी, लेकिन जैसे जैसे सैटेलाइट डेटा गहराई से एनालाइज हुआ, सबके चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि उस ग्रह के वातावरण से एक लगातार आने वाला रहस्यमय सिग्नल रिकॉर्ड हो रहा था जो 24 घंटे तक बिना रुके चलता रहा। उसकी फ्रीक्वेंसी किसी भी ज्ञात कॉस्मिक या प्राकृतिक तरंग से मेल नहीं खा रही थी। 72 घंटे की लगातार रिसर्च और एनालिसिस के बाद वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। ये सिग्नल केवल ऊर्जा का संकेत भर नहीं है, ये उस ग्रह की सतह के नीचे छिपी किसी असाधारण रूप से कीमती वस्तु की ओर इशारा कर रहा है। स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्शन और ग्रेविटी डेटा के अनुसार वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वहां सोने जैसा भारी धातु तत्व असामान्य मात्रा में मौजूद है। लेकिन असली झटका तब लगा जब अंतिम रिपोर्ट सामने आई। ये मात्रा 1 से 2 किलो नहीं बल्कि लाखों टन सोना हो सकती है। पूरी पृथ्वी पर सनसनी फैल गई। इतिहास में पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर इतनी विशाल मात्रा में सोने की मौजूदगी के संकेत मिले थे। इसी के साथ यूनिवर्सल स्पेस सेंटर ने तुरंत एक हाई रिस्क मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के लिए चुने गए धरती के टॉप 3 एस्ट्रोनॉट्स डॉक्टर नेथन हेल, कॉस्मिक सिग्नल एंड एनोमली एनालिस्ट डॉक्टर एलारा क्विन, एक्सोप्लैनेट लाइफ रिसर्च स्पेशलिस्ट कैप्टन मार्कस स्टील, लॉन्ग रेंज मिशन कमांडर। उनका मिशन साफ था, उस रहस्यमय ग्रह तक पहुंचना, उस अजीब सिग्नल और चमकती संरचनाओं का रहस्य खोलना और ये पता लगाना कि क्या वाकई वहां लाखों टन सोना मौजूद है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस खोज के लिए वे वहां जा रहे हैं वो सिर्फ वैज्ञानिक खोज तक ही सीमित नहीं, बल्कि जब वे धरती पर लौटेंगे तब पूरी दुनिया एक बिल्कुल अलग रूप ले चुकी होगी। कुछ देर बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने असाइंड मिशन ट्रेजेक्टरी की ओर बढ़ चुके थे। स्पेस पोर्ट पर हर ऑपरेशनल एक्टिविटी मानो फ्रीज हो गई थी। सभी की निगाहें लॉन्च कॉरिडोर पर टिकी हुई थी। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, रॉकेट इंजन्स की लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पूरे ऑर्बिटल स्टेशन में महसूस होने लगी। हाई थ्रस्ट इग्निशन के साथ इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे अर्थ्स ग्रेविटी वेल से बाहर निकल गया। कुछ ही क्षणों में नीला ग्रह सेंसर्स की रेंज से पीछे छूटने लगा और कॉकपिट की ट्रांसपेरेंट पैनल्स के आगे डीप स्पेस का अनंत अंधकार फैल गया। स्पेसक्राफ्ट के भीतर कोई कैजुअल कम्युनिकेशन नहीं थी। तीनों एस्ट्रोनॉट्स लाइव टेलीमेट्री, सिग्नल फीड्स और संभावित थ्रेट मॉडल्स पर खामोशी से फोकस किए हुए थे, क्योंकि हर किसी को पता था ये मिशन स्टैंडर्ड एक्सप्लोरेशन से कहीं आगे का है। धरती पर यूनिवर्सल स्पेस सेंटर इस मिशन पर लगातार नजर बनाए हुए था। हर सिग्नल, हर मूवमेंट और हर छोटी सी हलचल रियल टाइम में मॉनिटर की जा रही थी। स्पेस सेंटर की स्क्रीन पर स्पेसक्राफ्ट की स्थिति पल पल बदल रही थी और वहीं बैठे वैज्ञानिक जानते थे अब जरा सी भी चूक बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि कई 100 सालों बाद पहली बार उन्हें अंतरिक्ष में कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिसका कोई स्पष्ट उत्तर अब तक विज्ञान के पास नहीं था। और अगर यह अनुमान सच साबित हुआ तो वहां मौजूद सोने की मात्रा इतनी विशाल थी कि उससे पूरी धरती का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल सकता था। इस मिशन से जुड़ी जानकारी सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट के साथ शेयर की गई थी, डॉक्टर एलारा क्विन, मिशन हेड, जो इस पूरे मिशन को देख रही थी। जैसे जैसे वे उस तय दिशा में आगे बढ़ते गए, सिग्नल की तीव्रता तेज होती चली गई और उसकी क्लैरिटी भी असामान्य रूप से बढ़ने लगी। अचानक कैप्टन मार्कस की आवाज कंट्रोल पैनल की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। टीम, अलर्ट रहो, ये कोई साधारण सिग्नल नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। स्थिति की गंभीरता समझते हुए डॉक्टर एलारा ने तुरंत धरती पर यूनिवर्सल स्पेस सेंटर से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उसी पल सारी कनेक्टिविटी एक झटके में गायब हो गई। यान के सेंसर्स अजीब तरह से बिहेव करने लगे और स्पेसक्राफ्ट पर एक अनचाहा ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक असर दिखाने लगा। ये फोर्स ना तो किसी प्रीवियस रिसर्च में दर्ज थी, ना ही उनके रेडार सिस्टम्स ने इसकी कोई चेतावनी दी थी।
सब कुछ अचानक हुआ था और अब उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए वक्त लगभग खत्म था। उस अनियंत्रित फोर्स के बीच आखिरकार उनकी स्क्रीन पर वह ग्रह उभरने लगा, अंधेरे में डूबा लेकिन किसी अजीब चमक से घिरा हुआ। यान बुरी तरह हिल रहा था, कंट्रोल्स बार बार रिस्पॉन्ड करना बंद कर रहे थे। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कैप्टन मार्कस ने मैनुअल कंट्रोल एक्टिव किया और भारी झटकों के बीच किसी तरह उस ग्रह की सतह पर लैंडिंग कराया। लेकिन इस लैंडिंग की कीमत बहुत भारी थी। मेन इंजन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। टकराव के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स हल्के रूप से घायल थे, लेकिन जिंदा थे और यही सबसे बड़ी राहत थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे धीरे उस अनजान ग्रह पर अपना पहला कदम रखा। चारों ओर अजीब सी शांति फैली हुई थी, न हवा की आवाज, न किसी हलचल का संकेत। डॉक्टर इलारा ने जिन संकेतों और जानकारियों के आधार पर इस मिशन की तैयारी की थी, वो सब उन्हें वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वे हैरानी से चारों ओर नजर दौड़ाने लगी, लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह थी कि उस ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद थी और कठोर चट्टानों के बीच बीच दूर दूर तक कुछ हरे भरे पेड़ भी खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो करोड़ों साल पहले यहाँ कभी जीवन फलता फूलता रहा हो। मार्कस ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, एलारा, यहाँ तो हालात काफी हद तक धरती जैसे लग रहे हैं। क्या हमें आगे बढ़कर इस ग्रह के बाकी हिस्सों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए? उसके बाद तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय करते ही उनके सामने एक विशाल समुद्र फैला नजर आया। नजर जहां तक जाती थी बस पानी ही पानी था। ऊंची ऊंची चट्टानों से लहरें जोर से टकरा रही थी और उनकी गूंज चारों ओर फैल रही थी। उस पल की गंभीरता को थोड़ा हल्का करते हुए डॉक्टर नेथन ने मुस्कुराते हुए कहा, एलारा, क्या हमें यहाँ मछलियां पकड़ने के लिए भेजा गया है? एक पल के लिए तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन वे ये नहीं जानते थे ये हंसी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद एलारा ने फैसला लिया और डॉक्टर नेथन की ओर देखते हुए कहा, नेथन, तुम स्पेसक्राफ्ट के पास ही रुको। वहीं हमारे सभी सप्लाईज, खाना और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। कम से कम एक लोग को वहां रहना जरूरी है। फिर एलारा ने मार्कस की तरफ नजर डाली। हम दोनों आगे जाकर आसपास का इलाका एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद एलारा और मार्कस धीरे धीरे उस अनजान ग्रह की गहराइयों की ओर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए एलारा के मन में एक बेचैनी सी चल रही थी। धरती पर हुई रिसर्च के दौरान जिस बात के संकेत मिले थे कि इस ग्रह पर सोने का एक विशाल भंडार मौजूद है, वो यूं ही गलत नहीं हो सकता था। एलारा जानती थी अगर ये सच है तो वह सोना कहीं न कहीं जरूर छिपा होगा। लेकिन जब तक इस बात की पूरी पुष्टि होने से पहले वह यह जानकारी मार्कस और नेथन के साथ साझा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस मिशन से जुड़ी गोपनीयता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद सख्ती से लागू की गई थी। एक छोटी सी जानकारी भी दुनिया के कई देशों की नीतियों और निर्भरता को बदल सकती थी। जैसे ही वे कुछ और आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल चट्टान उभर आई। दोनों ने बिना ज्यादा सोचे फैसला किया कि उसी चट्टान के ऊपर से आसपास का इलाका देखा जाए। चढ़ाई आसान नहीं थी, हाथ फिसलते रहे, सांसें तेज होती गईं। लेकिन जैसे ही वे चट्टान के शिखर पर पहुंचे, दोनों के होश उड़ गए। उनके सामने दूर तक फैला हुआ एक ऐसा दृश्य था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चारों ओर सोने जैसी चमकती विशाल पत्थरनुमा संरचनाएं बिखरी पड़ी थीं, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी भारी कि एक एक का वजन कम से कम 10 टन से कम नहीं लग रहा था। धूप की रोशनी उन पर पड़ते ही पूरी घाटी सुनहरी चमक से भर उठी थी। ये कोई छोटा भंडार नहीं था, ये वो सच्चाई थी जो अगर धरती तक पहुंच जाती तो दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रह सकती थी। सुनहरी चट्टानों को देखते हुए एलारा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो शांत स्वर में बोली, मार्कस, यही वो चीज है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। एलारा की ये बात सुनते ही मार्कस की नजरें फिर से उन विशाल सुनहरी पत्थरों पर टिक गईं और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वे जिस खोज का हिस्सा बने हैं वो सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाला पल है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस खोज की कीमत उन्हें कितनी भारी नुकसान से चुकानी पड़ेगी। ये आने वाला समय ही बताएगा। उधर धरती पर यूनिवर्सल स्पेस सेंटर में अफरा तफरी मच चुकी थी। जिस तरह से उनका स्पेसक्राफ्ट अचानक सभी ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो गया था, उसने पूरे सेंटर को हिला कर रख दिया था। हर तरफ साइंटिस्ट्स और टेक्निकल टीमें एक ही कोशिश में जुटी थीं, किसी भी तरह उनसे दोबारा एक बार कनेक्शन जुड़ सके। स्क्रीन पर एरर सिग्नल्स लगातार चमक रहे थे और हर बीतता सेकंड चिंता को और गहरा करता जा रहा था। लगातार खोज और कई जाने माने स्पेशलिस्ट की लंबी एनालिसिस के बाद आखिरकार यूनिवर्सल स्पेस सेंटर के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हिला कर रख दिया। जिस दिशा से एस्ट्रोनॉट्स का आखिरी सिग्नल मिला था, उसी दिशा में लगभग 70 से 80 हजार किलोमीटर की दूरी पर एक ब्लैक होल होने की आशंका जताई जा रही थी। और अगर ये अनुमान सच साबित हुआ तो आगे क्या होने वाला है,
इसका अंदाजा किसी के पास नहीं था, क्योंकि इसके बाद ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं बल्कि समय, अंतरिक्ष और मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। इसके बाद एलारा और मार्कस उन विशाल सुनहरी चट्टानों के पास पहुंचे। एलारा ने अपनी गोल्ड चेकिंग डिवाइस निकाली और एक चट्टान की सतह पर उसे सावधानी से लगाया। कुछ ही सेकंड में डिवाइस की स्क्रीन एक्टिवेट हो गई और जो परिणाम उसे देखकर दोनों सन्न रह गए। मशीन 100% प्योर गोल्ड दिखा रही थी। एलारा और मार्कस एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि धरती पर किसी भी तकनीक से सोने की जांच करने पर इतनी सटीक पुष्टि कभी नहीं मिली थी। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये विज्ञान की समझ से कहीं आगे की चीज लग रही थी। दोनों हैरान थे और अब उनके मन में सवालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। जहां मार्कस के भीतर खुशी कोई ठिकाना नहीं था, वहीं एलारा के मन में अब भी एक अनकहा डर बना हुआ था। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या इस ग्रह को सिर्फ हम ही खोज पाए हैं या फिर हमसे पहले भी यहाँ कोई और आ चुका है? उस सवाल के साथ ही उस अनजान ग्रह की खामोशी और भी भारी लगने लगी थी। इन तमाम विचारों से एलारा ने एक पल के लिए नजर हटा ली। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ वो मार्कस की ओर मुड़ी और बोली, मार्कस, अगर तुम्हें यहाँ से सोना अपने साथ ले जाना हो तो तुम कितना ले जाओगे? अचानक बदले इस सवाल पर मार्कस जोर से हंस पड़ा और बोला, इतना कि मेरी वाइफ पूरी जिंदगी मुझसे फिर कभी सोना खरीदने को ना कहे। ये सुनकर एलारा भी मुस्कुरा उठी और बोली, तब तो मार्कस, शायद तुम जितना भी ले जाओ कम ही पड़ जाएगा। उन दोनों की हंसी कुछ पलों के लिए उस अनजान ग्रह की भारी खामोशी को हल्का कर गई। एलारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो मार्कस, अब ये सब बातें नेथन को बताते हैं। उन्होंने सोने की उन विशाल चट्टानों में से एक छोटा सा टुकड़ा सावधानी से अलग किया और तीनों स्पेसक्राफ्ट की दिशा में लौटने लगे। जब वे स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचे तो एलारा ने वो सोने का टुकड़ा नेथन को दिखाया और पूरी घटना शुरू से आखिर तक उसे बता दी। नेथन की आंखें हैरानी से फैल गईं। कुछ ही पलों में तीनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करने लगे, मानो डर और थकान कुछ देर के लिए पीछे छूट गई हो। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अगली सुबह एलारा और मार्कस उसी दिशा में और आगे तक एक्सप्लोर करने जाएंगे। इसके बाद तीनों ने स्पेसक्राफ्ट के इंजन की जांच की। थोड़ी देर बाद नेथन ने कहा, इंजन रिपेयर हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर तीनों को कुछ राहत मिली। थकान अब साफ नजर आ रही थी तो वे अपने अपने सीट्स पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एलारा बोली, जैसे ही इंजन पूरी तरह ठीक होगा हम इसकी जानकारी स्पेस सेंटर को भेजेंगे। फिर हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, अब आराम करो बॉयज, कल बहुत काम है। अगली सुबह एलारा और मार्कस फिर से उस ग्रह की दूसरी दिशा की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे कुछ दूरी तय करते गए, आसपास का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। चट्टानें और भी घनी होती जा रही थीं और जमीन अजीब सी ठंडी लग रही थी। तभी मार्कस अचानक रुक गया। उसकी नजर दूर किसी चीज पर टिक गई। वो धीमी आवाज में बोला, एलारा, वो देखो, क्या तुम्हें भी वहां कुछ दिख रहा है? दोनों वहीं रुक गए। मार्कस हैरानी से बोला, एलारा, वो एक स्पेसक्राफ्ट है। दोनों बिना समय गवाए उस दिशा में तेजी से बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उनके कदम अपने आप धीमे पड़ते गए, क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट टूटा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे यहाँ आए ज्यादा समय न हुआ हो। ये देखकर दोनों के भीतर एक डर सा छा गया, क्योंकि इसका मतलब साफ था, उनसे पहले भी कोई और इस ग्रह तक पहुंच चुका था। जब दोनों स्पेसक्राफ्ट के अंदर गए तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर लिखी जानकारी ने उनके होश उड़ा दिए। स्पेसक्राफ्ट नेम, पोलर लैंडर, वॉशिंगटन DC USA। एस्ट्रोनॉट्स, जॉन और स्टीव। टेक ऑफ ईयर्स 1971। ये पढ़ते ही एलारा ने अपने सिर पर हाथ रखा और वहीं जमीन पर बैठ गई। कांपती हुई आवाज में वो बोली, मार्कस, इस स्पेसक्राफ्ट को यहाँ आए हुए पूरे 156 साल हो चुके हैं। घबराए हुए स्वर में मार्कस बोला, एलारा, क्या यहाँ टाइम डायलेशन काम कर रहा है? कहीं हम किसी टाइम ट्रैप में तो नहीं फंस गए? उसकी आवाज धीरे धीरे डर में बदलने लगी। अगर ऐसा है तो पता नहीं धरती पर कितने दिन या कितने साल बीत चुके होंगे। वो डर से चिल्ला पड़ा, मेरी धरती पर फैमिली है एलारा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे वापस जाना है, मुझे धरती पर लौटना है। मार्कस की हालत देखकर एलारा ने शांत रहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मार्कस, डर से कुछ हल नहीं निकलेगा, हमें अभी हिम्मत से काम लेना होगा। फिर उसने उस टूटे हुए स्पेसक्राफ्ट की ओर देखते हुए कहा, सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि यह स्पेसक्राफ्ट कब यहाँ आया था और क्या उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स में से कोई एक भी अब तक जिंदा है। जंगलों की ओर बढ़ रहे थे, दिल में एक हल्की सी उम्मीद लिए कि शायद उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स में से कोई एक अब भी जिंदा हो। लेकिन उसी उम्मीद के साथ एक डर भी लगातार उनके भीतर चल रहा था कि क्या सच में ये जहाज 156 साल पहले यहाँ पहुंचा था, या फिर वो डायरी की बातें गलत है।
वे दोनों कभी ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़कर दूर तक आवाज देते, तो कभी घने जंगल के बीच रुक रुक कर नाम पुकारते, जॉन, स्टीव, क्या कोई है यहाँ? लेकिन यह ग्रह बेहद विशाल था, इतना विशाल कि यहाँ किसी एक इंसान को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। उनकी आवाजें जंगल की खामोशी में घुल कर रह जाती और जवाब में उन्हें सिर्फ अपनी ही गूंज सुनाई देती। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी जब उन्हें किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिला, न ही किसी एस्ट्रोनॉट के जिंदा होने का संकेत और न ही किसी हलचल की उम्मीद, तो आखिरकार थक हार कर वे दोनों अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर लौट गए। जैसे ही एलारा और मार्कस स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचे, उन्होंने जंगल और उस रहस्यमय स्पेसक्राफ्ट में मिली सारी बातें नेथन को बता दी, जिसके बाद तीनों की चिंता और तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी भी हाल में और जितनी जल्दी हो सके स्पेसक्राफ्ट को ठीक किया जाए। उन्हें इस अनजान ग्रह पर आए हुए 35 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि इस थोड़े से समय में ही उन्होंने क्या कुछ खो दिया था, और यह नुकसान सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए कितना बड़ा होने वाला था, ये आने वाला समय ही उन्हें बताएगा। तीनों मिलकर लगातार स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने में जुट गए। तभी एलारा की नजर नेथन पर गई और उसे याद आया कि लैंडिंग के वक्त उसके सर में लगी चोट के घाव अभी भी वैसे ही थे और खून अब तक बंद नहीं हुआ था, जबकि उसने मेडिसिन भी लिया था। ये सब देखकर एलारा के भीतर डर और गहराता चला गया, क्योंकि इसका साफ मतलब था कि इस ग्रह पर समय या शरीर की हीलिंग प्रक्रिया असामान्य रूप से बहुत धीमी गति से काम कर रही थी, जहां छोटे से घाव तक सामान्य समय में भर नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उन्हें उस ग्रह पर 46 घंटे हो चुके थे और थकान से टूट चुकी एलारा बाहर बैठी हुई थी। तभी मार्कस उसके पास आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला कि एलारा, तुम पूछ रही थी ना मैं कितना सोना ले जाऊंगा, और मैंने कहा था जितना मेरी वाइफ खुश हो जाए उतना। लेकिन सच तो ये है कि मेरी वाइफ मुझे देखते ही खुश हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में उसके लिए सबसे कीमती चीज मैं और हमारी बेटी है। और मार्कस की ये बातें सुनते ही एलारा की आंखें नम हो गईं और वह बिना कुछ कहे बस उसे देखती रह गई। एलारा ने धीमी आवाज में पूछा, मार्कस, तुमने अपनी बच्ची को आखिरी बार कब देखा था? इस पर मार्कस कुछ पल चुप रहा और फिर बोला कि ये मिशन इतनी जल्दी में लॉन्च किया गया था कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार बस सोता हुआ देखकर ही आया था। जाते वक्त उसकी वाइफ ने उससे कहा था कि जल्दी लौट आना, हम इंतजार करेंगे। और मार्कस ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि जब वे यहाँ से निकलेंगे तो एलारा वो इस ग्रह से सोने की एक निशानी जरूर ले जाएगा, अपनी बेटी को सीने से लगाएगा और उसे ढेर सारा प्यार करेगा। इसके बाद मार्कस बोला कि वो सोने की उन चट्टानों की तरफ जा रहा है और ये कहकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही कुछ देर बाद नेथन आया और गंभीर आवाज में एलारा से बोला कि अगर सब कुछ सही भी रहा तब भी स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह ठीक करने में उन्हें अभी 1 दिन से ज्यादा समय लगने वाला है। मार्कस उन सुनहरी चट्टानों के पास पहुंचा और हल्की सी मुस्कान के साथ चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। फिर बिना ज्यादा सोचे समझे उसने वहां से सोने के कुछ छोटे छोटे टुकड़े उठाकर सावधानी से अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। और उधर नेथन के सर पर लगी चोट के कारण उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ज्यादा खून निकल जाने से उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। नेथन की बिगड़ती हालत देखकर एलारा हर संभव कोशिश करने लगी, लेकिन ज्यादा खून बह जाने और सिर पर लगी चोट की वजह से नेथन मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पल पल टूटता जा रहा था। एलारा रोती हुई बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी नेथन, तुम हिम्मत मत हारना। उसके बाद एलारा बिना एक पल गंवाए अचानक उस पुराने स्पेसक्राफ्ट की ओर दौड़ पड़ी, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां उसे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे नेथन की जान बचाई जा सके। एलारा ने उस पुराने स्पेसक्राफ्ट के अंदर हर जगह बेतहाशा तलाश की, लेकिन उसे कोई भी दवा नहीं मिली। और उसी पल वो ये समझ चुकी थी कि इस ग्रह पर अगर एक छोटी सी खरोंच भी लग जाए तो उसे भरने में कई महीने लग सकते। डर और घबराहट के साथ वो तेजी से अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर भागी, मगर जैसे ही वहां पहुंची उसने देखा कि नेथन दम तोड़ चुका था। ये दृश्य देखते ही एलारा पूरी तरह टूट गई और वहीं हताश और निराश होकर बैठ गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके एक साथी की मौत हो चुकी थी। उधर मार्कस ढेर सारा सोना लेकर जब स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचा तो सामने का मंजर देखते ही उसके होश उड़ गए। नेथन की मौत और एलारा की टूटी हुई हालत देखकर वो चुपचाप एक तरफ बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उनके सामने सोना मौजूद होने के बावजूद उसकी कोई कीमत नहीं बची थी। इस पल उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी प्यारी लग रही थी और दोनों बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह वे इस अनजान ग्रह से निकलकर अपनी धरती पर वापस पहुंच सकें। अब उन्हें उस ग्रह पर आए हुए लगभग 71 घंटे हो चुके थे। उसके बाद एलारा मार्कस के पास आई और बोली, मार्कस,
किसी भी हाल में हमें मुख्य इंजन को चालू करना ही होगा। इसके बाद दोनों ने उसी ग्रह पर नेथन को अंतिम विदाई दी और काम में जुट गए। लगातार 11 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मुख्य इंजन चालू हो गया। दोनों को हल्की सी खुशी तो हुई, लेकिन नेथन को इस तरह खो देने के बाद उनकी खुशी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। आखिरकार सारी तैयारियां पूरी करके वे वहां से निकल गए। जब वे उस ग्रह से रवाना हुए तब उन्हें उस धरती पर आए हुए से भी ज्यादा हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वे उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकले, फिर भी उनके सिस्टम पर धरती से कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा और स्क्रीन पर बार बार नो सिग्नल लिखा दिखाई देता रहा। यह देखकर एलारा हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मार्कस ने कई बार धरती की ओर सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। देखते देखते उनका स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट के पास पहुंच गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब तक न तो धरती से कोई रिस्पॉन्स मिला था, न कोई वार्निंग और न ही किसी तरह का ऑटोमेटेड सिग्नल उनके सिस्टम पर दिखाई दे रहा था। एलारा को पहले तो लगा कि शायद स्पेसक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम में ही कोई खराबी आ गई है, लेकिन जैसे ही वे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हुए नीचे की ओर आए, उनके होश उड़ गए। स्पेसक्राफ्ट जब जमीन पर उतरा तो वो किसी शहर के पास नहीं, बल्कि एक विशाल और घने जंगल के किनारे लैंड हुआ था। चारों ओर जहां नजर जाती थी वहां सिर्फ पेड़, झाड़ियां और खुली जमीन दिखाई दे रही थी। न कोई घर, न सड़कें, न गाड़ियां, न ही इंसानी सभ्यता का कोई भी निशान। कुछ पलों के लिए तो दोनों को यही लगा कि शायद वे गलती से किसी और ही ग्रह पर आ गए हैं। लेकिन तभी उनकी नजर दूर चलती हुई कुछ आकृतियों पर पड़ी जो देखने में इंसानों जैसी लग रही थी। लंबे कद, साधारण शरीर, पत्थर जैसे औजार और आदिम चाल ढाल, स्पष्ट रूप से होमो सेपियंस जैसे। ये दृश्य देखते ही मार्कस डर और हताशा में वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, एलारा, हम किस समय में आ गए हैं और कितने साल बाद पृथ्वी पर लौटे हैं? एलारा ने घबराते हुए अपने स्कैनर और एनवायरमेंटल रीडिंग्स देखी। उसकी सांस तेज हो गई और भारी स्वर में वो बोली, मार्कस, ये प्लाइस्टोसीन युग है। हम लगभग 3 लाख साल पीछे आ चुके हैं। ये सुनते ही दोनों एकदम खामोश हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि वे सिर्फ अपने समय से नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता से बहुत दूर आ चुके थे। एलारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उस ग्रह पर बीता हुआ हर एक सेकंड पृथ्वी पर पूरे 1 साल के बराबर था और उन्होंने वहां लगभग 83 घंटे और कुछ मिनट बिताए थे, जिसका मतलब ये था कि पृथ्वी पर उनके लिए एक पूरा युग बीत चुका था। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, न उनकी अपनी धरती, न उनके अपने लोग, न ही वो समय जिसमें वे पैदा हुए थे। वे सब कुछ खो चुके थे और उनके पास सिर्फ उस ग्रह का सोना और उनकी पुरानी यादें बची थीं। दोनों ही ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी जल्दी उन्होंने अपना सब कुछ कैसे खो दिया। ये सच्चाई स्वीकार करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी ये सच उनके सामने निःशब्द खड़ा था। उनके सामने होमो सेपियंस अपने अपने छोटे झुंडों में घूम रहे थे, हाथों में पत्थर और लकड़ी के साधारण औजार लिए, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हुए। और जिस जगह वे दोनों खड़े थे वो कोई अनजान धरती नहीं, बल्कि आज से लगभग 3 लाख साल पहले की वही भूमि थी जिसे उस समय अफ्रीका के नाम से जाना जाता था। मानव सभ्यता के जन्म से पहले का वो दौर जहां इंसान अभी इतिहास नहीं लिख रहा था, बल्कि बस जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। अब उस सच्चाई को स्वीकार करने और उसी जीवन को जीने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मार्कस फूट फूट कर रो पड़ा और एलारा से गले लगकर बोला कि काश वो इस मिशन पर गया ही न होता। काश उसने आखिरी बार अपनी बच्ची को सीने से लगाकर प्यार कर लिया होता। उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने वो खो दिया था जिसकी कीमत उसे पूरी जिंदगी चुकानी होगी। तब एलारा ने उसे संभालते हुए कहा कि मार्कस, हम ऐसे टूट नहीं सकते। हमें इस समय में भी खुद को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उस ग्रह पर बिताया हुआ हर एक मिनट हमें अपनों से और हमारे समय से दूर करता चला गया था। और उदास व निराश होकर दोनों खामोशी से सामने घूमते हुए होमो सेपियंस को देखने लगे। ये पूरा दृश्य उनके लिए किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं था, मानो इतिहास की कोई किताब अचानक उनकी आंखों के सामने खुल गई हो। जिन बातों को वे अब तक सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे, डॉक्यूमेंट्री में देखते थे या टीवी स्क्रीन पर कल्पना की तरह महसूस करते थे, वही सब अब उनके चारों ओर जिंदा हकीकत बनकर मौजूद था। होमो सेपियंस के झुंड, उनकी चाल ढाल, उनका डर, उनकी भूख और जिंदा रहने की जद्दोजहद, सब कुछ उनके सामने था। ये पल उनके लिए बेहद दर्दनाक था, क्योंकि वे अपना समय, अपने लोग और अपनी पूरी दुनिया खो चुके थे। लेकिन उसी के साथ ये पल उतना ही रोमांचक भी था, क्योंकि वे मानव इतिहास के उस दौर में खड़े थे जहां से सभ्यता ने चलना शुरू किया था। दर्द और जिज्ञासा, डर और हैरानी,
ये सभी भाव एक साथ उनके दिल में टकरा रहे थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अजीब और निर्दयी समय में उन्हें रोना चाहिए या इस अनोखी सच्चाई को महसूस करना चाहिए। घने जंगलों के बीच खड़े एलारा और मार्कस अब किसी मिशन का हिस्सा नहीं थे। वे दोनों इतिहास के एक ऐसे गवाह बन चुके थे जो मानव जन्म से ठीक पहले खड़े थे। ये कोई नई दुनिया नहीं थी, ये वही धरती थी जब ह्यूमन एवोल्यूशन अपने शुरुआती फेज में थी, जहां होमो सेपियंस अपनी सिविलाइजेशन नहीं बना रहे थे बल्कि सर्वाइवल और नेचुरल सिलेक्शन के रूल्स के हिसाब से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद आखिरकार एलारा और मार्कस ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके लिए आसान नहीं था लेकिन जरूरी था। उन्होंने तय किया कि अब वे इसी समय में जीने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस दुनिया में सर्वाइवल ही उनका एकमात्र ऑप्शन बचा था। थोड़ी ही दूरी पर एलारा और मार्कस ने पहली बार होमो सेपियंस के एक छोटे समूह को करीब से देखा। उनकी चाल धीमी थी, शरीर पर कोई सुरक्षा नहीं थी और उनकी आंखों में डर, भूख और सतर्कता एक साथ साफ दिखाई दे रही थी। सेपियंस के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें भी जान लेते हैं, फिर अपनी कहानी की तरफ चलेंगे। नंबर 1, सर्वाइवल नॉट सिविलाइजेशन। होमो सेपियंस इस दौर में शहर, घर या खेती नहीं जानते थे। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल पर टिकी थी। खाना ढूंढना, प्रेडेटर से बचना और अगला दिन देख पाना ही उनकी सबसे बड़ी जीत होती थी। नंबर 2, टूल्स वर सिंपल बट स्मार्ट। उनके हथियार एडवांस नहीं थे, सिर्फ पत्थर, लकड़ी और हड्डियां। लेकिन इन सिंपल टूल्स के पीछे शार्प ऑब्जर्वेशन और लर्निंग एबिलिटी थी जो आगे चलकर ह्यूमन एवोल्यूशन की सबसे बड़ी ताकत बनी। नंबर 3, फायर चेंज्ड एवरीथिंग। आग सिर्फ गर्मी के लिए नहीं थी, फायर ने उन्हें कच्चा खाना पकाना सिखाया, रात में जानवरों से बचाया और ग्रुप बॉन्डिंग मजबूत की। यही आग आगे चलकर सिविलाइजेशन की पहली सीढ़ी बनी। नंबर 4, दे लिव्ड इन ग्रुप्स। होमो सेपियंस अकेले नहीं रहते थे, वे छोटे छोटे ट्राइब्स या ग्रुप्स में रहते थे क्योंकि उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था अकेला इंसान कमजोर है, ग्रुप में इंसान जिंदा रहता है। नंबर 5, फियर वॉज देयर कॉन्स्टेंट कंपेनियन। उनकी आंखों में जो डर दिखता है वो कमजोरी नहीं बल्कि अलर्टनेस और अवेयरनेस का साइन था। हर आवाज, हर परछाई, हर हलचल उनके लिए लाइफ और डेथ डिसीजन हो सकती थी। एलारा और मार्कस ने तय किया कि आज का पूरा दिन वे होमो सेपियंस को ट्रैक करेंगे और उनकी डेली रूटीन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस से, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी मौजूदगी किसी के लिए खतरा बने या होमो सेपियंस उन्हें देखकर डर जाएं। इसके बाद एलारा और मार्कस ने एक ऐसे समूह को चुनने का फैसला किया जिसमें बच्चे, जवान, औरतें और कुछ बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। उन्हें लगा कि यही समूह होमो सेपियंस की असली जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से दिखा सकता है, इसलिए वे बिना दिखे चुपचाप उनके पीछे चलने लगे। जब वे उनके पीछे पीछे चलने लगे तो एलारा और मार्कस ने ध्यान से देखा कि बच्चे समूह के बीच में रखे गए थे, जबकि जवान और मजबूत लोग दोनों तरफ चलते हुए एक तरह का प्रोटेक्टिव कवर बनाए हुए थे। कुछ बुजुर्ग लोग पीछे थे, मानो पूरे समूह की सुरक्षा का आखिरी घेरा हो। और जब चलने के दौरान कोई थक जाता तो वे किसी पेड़ के पास थोड़ी देर रुक जाते। एलारा और मार्कस इस बात से हैरान थे कि होमो सेपियंस आपस में ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे, फिर भी वे बिना शब्दों के एक दूसरे की जरूरतें समझ रहे थे। किसे आराम चाहिए, कौन थक चुका है और कब रुकना सही रहेगा। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जब भी ये समूह कहीं ठहरता तो हमेशा किसी नदी या पानी के स्रोत के आसपास ही रुकता, मानो पानी ही उनकी पूरी जिंदगी की सबसे अहम हिस्सा हो। जब भी वो समूह कहीं रुकता तो अपने साथ लाया हुआ थोड़ा सा खाना बाहर निकालता। सबसे पहले बच्चे और बुजुर्गों को खिलाया जाता ताकि वे सुरक्षित और मजबूत रह सकें। उसके बाद जो बचता वो जवान होमो सेपियंस आपस में बांट लेते। इतनी समझदारी और आपसी केयर देखकर एलारा और मार्कस दोनों हैरानी और सम्मान से बस उन्हें देखते रह जाते। कुछ देर चलने के बाद एलारा और मार्कस ने नोटिस किया कि कुछ जवान होमो सेपियंस परेशान दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि आज खाने का इंतजाम न होने की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इतने बड़े समूह के साथ चलना आसान नहीं था। अगर हर दिन शिकार न मिले तो बहुत से लोगों को भूखे ही रात गुजारनी पड़ सकती थी। मार्कस ने धीमी आवाज में एलारा से कहा, एलारा, अगर हमारा खाना भी खत्म हुआ तो हमें भी इसी दुनिया के नियमों के हिसाब से शिकार पर ही डिपेंड रहना होगा। एलारा ने उसकी बात सुनकर कुछ कहे बिना बस धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि अब सर्वाइवल के रूल्स बदल चुके हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और जब होमो सेपियंस थक हार कर अपनी गुफाओं की ओर लौटे तो उनकी आंखों में कोई खुशी या चमक नहीं थी। उनके लिए हर दिन वही दिन माना जाता था जिस दिन वे किसी तरह खाने का इंतजाम कर पाएं। बच्चे अब भी हंस खेल रहे थे, लेकिन जवान और बुजुर्ग जानते थे
कि आज का दिन अच्छा नहीं गया और अगली सुबह उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी मार्कस की नजर एक छोटे होमो सेपियंस बच्चे पर पड़ी, जो अपनी माँ के पास आकर आग के किनारे उसकी गोद में बैठ गया। उसकी माँ उसे धीरे धीरे प्यार करने लगी, जैसे इस बेरहम दुनिया में वही उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना हो। उस पल उस माँ की ममता देखकर मार्कस अंदर से पूरी तरह टूट गया। अपनी वाइफ और अपनी बेटी की याद आने लगी और कुछ पलों के लिए वह यह भी भूल गया कि वो किसी और ही दुनिया और किसी और समय में खड़ा है। उदासी से भरकर वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया, आसमान की तरफ देखते हुए खुद को इस मिशन के लिए कोसने लगा। अगली सुबह एलारा ने देखा कि समूह में से एक होमो सेपियंस बच्ची अपने छोटे से भाई के साथ जंगल की ओर जाती है। थोड़ी देर बाद वो कुछ फल तोड़कर वापस लौटती है और उन्हें समुदाय के बाकी लोगों में बांट देती है। लोग उन्हें खाते हैं और ये देखकर एलारा को यह एहसास होता है कि ये लोग सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर फल और प्रकृति की दूसरी चीजों से भी अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी एलारा के भीतर अब तक इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि वो उनके सामने जाकर अपनी मौजूदगी जाहिर कर सके। कुछ समय बाद एलारा ने देखा कि कुछ होमो सेपियंस अपना सामान समेटने लगे हैं, मानो वे इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी दिशा में निकलने की तैयारी कर रहे हों। ये देख एलारा ने धीमी आवाज में मार्कस से कहा, लगता है ये लोग किसी बड़ी तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं, हमें इनके साथ चलना होगा। एलारा और मार्कस उनके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था, कभी घना जंगल, कभी बहती नदियां, तो कभी ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बीच बीच में तेज हवाओं के साथ तूफान आए, कई बार मूसलाधार बारिश ने उन्हें पूरी तरह भिगो दिया, लेकिन इसके बावजूद वो समूह रुका नहीं। वे भी खुद को किसी तरह संभालते हुए आगे बढ़ते रहे, मानो सभी एक ही दिशा में नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद की ओर बढ़ रहे हों। जब चलते चलते बच्चे थक जाते तो उनकी माएं उन्हें गोद में उठा लेती, लेकिन कदम फिर भी नहीं थमते। धीरे धीरे चलते चलते उन्हें पूरे 6 घंटे हो चुके थे। ये समूह अब अपनी गुफाओं और पहचानी जमीन से काफी दूर निकल आया था और किसी बिल्कुल अलग इलाके की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर मार्कस ने एलारा से कहा, क्या ऐसा तो नहीं कि ये लोग किसी दूसरी ही दिशा में जा रहे हों? क्या हमें इनके पीछे और आगे तक जाना सही रहेगा? एलारा ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, जब हम इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो क्यों न थोड़ा और आगे बढ़कर देख लिया जाए। आखिरकार होमो सेपियंस अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। ये कोई एक दो छोटे समूह नहीं थे, बल्कि दूर तक फैले कई झुंड थे, मानो वहां एक पूरा गांव बस चुका हो। वहां का जीवन अलग ही तरीके से फल फूल रहा था। वहां के होमो सेपियंस बाकी होमो सेपियंस से कहीं ज्यादा ह्यूमन एवोल्यूशन में आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि उन्होंने खेती को ही अपनी प्रमुख खान पान का साधन बना लिया था। उन्होंने खेती की एक शुरुआती लेकिन क्रांतिकारी शुरुआत कर दी थी, और यही हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन जीने का सबसे बड़ा आधार बनने वाली थी। शुरुआत में बस जंगली गेहूं और जौ को चुनकर उन्हें उगाना सीख रहे थे। ये दृश्य देखकर एलारा और मार्कस के भीतर एक अजीब सा सुकून भर गया, मानो वे अपनी ही प्रजाति की उस पहली कोशिश को देख रहे हों, जहां इंसान ने पहली बार भटकने से आगे बढ़कर कुछ बनाने का सपना देखा था। वहां पहुंचकर ये साफ दिखाई देता था कि ये लोग सिर्फ साथ नहीं रहते थे, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी की तरह काम करते थे। वे आपस में मिलते, जानकारी साझा करते और ऐसे जुड़ते थे मानो पुराने साथी और रिश्तेदार हों। ऑब्जर्वेशन से ये भी समझ आता था कि जब उनके इलाके के खाने के संसाधन कम होने लगते तो पूरा समूह सोच समझकर किसी दूसरी दिशा में पलायन कर जाता था। यह उनकी सर्वाइवल और प्लानिंग का एक स्वाभाविक हिस्सा था। उस रात वे लोग वहीं रुके, मिल बैठकर अपना भोजन किया और एक दूसरे को इशारों और संकेतों में आने वाले समय के बारे में समझाते रहे। अगली सुबह जब एलारा और मार्कस ने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि यहाँ खेती तो हो रही थी, लेकिन सिंचाई के लिए ये लोग पूरी तरह बारिश के पानी पर निर्भर थे। उनके पास न तो कोई सिंचाई का साधन था और न ही उन्होंने नदी को अपने खेतों से जोड़ा था जिससे पानी सीधे वहां तक पहुंच सके। कुछ समय बाद जब हालात बदलने लगे तो होमो सेपियंस अपना सामान समेटकर उस जगह को छोड़कर चल देते हैं। यहीं पर एलारा और मार्कस ने 2 अलग अलग समुदायों के बीच का अंतर साफ देखा। एक समुदाय ज्यादा खेती पर डिपेंड करता था, जबकि दूसरा शिकार पर। और जब शिकार नहीं मिल पाता तो उन्हें मजबूरी में खेती करने वाले समुदाय से मदद लेनी पड़ती थी। जैसे ही वे लोग कुछ सामान लेकर अपने इलाके के जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक शेरों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में एक होमो सेपियंस और एक बच्चा उस हमले का शिकार हो गए। बाकी लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके। दूर एक चट्टान की आड़ से एलारा और मार्कस ये सब देखते रह गए। उनका दिल दहल उठा। उन्हें पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि यह समय जितना शांत अब तक दिखाई दे रहा था, असल में उससे कहीं ज्यादा निर्दयी और क्रूर था। ये सब देखकर मार्कस खुद को रोक नहीं पाया।
उसने भारी आवाज में एलारा से कहा, क्या ये लोग ऐसे ही हर दिन शिकार होते रहेंगे एलारा? क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? अगर हम इन्हें समझाएं, आधुनिक उपकरण दें, सरवाइव करने के सही साधन और जीने की सही दिशा दिखाएं, तो शायद यहीं से एक नए युग की शुरुआत हो सकती है एलारा। आखिरकार दोनों ने यह फैसला कर लिया कि वे होमो सेपियंस की मदद जरूर करेंगे। लेकिन सवाल अब यह था, शुरुआत कहां से की जाए? दोस्तों, यहीं से यह कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। बहुत जल्द इसके अगले पार्ट्स आने वाले हैं और अगर आप हर पार्ट के साथ बने रहते हैं तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।